तो चलिए बैकएंड की रोड मैप के बारे में समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बैकएंड का लेक्चर का रोड मैप है कि हम इसे कैसे बैकएंड को कवर करने वाले हैं। बैकएंड को स्टार्ट करने से पहले हम क्लियरली समझ जाएं कि बैकएंड का अपना कोई यूआई नहीं होता, वो कहीं पर शो नहीं होगा डाटा कि हमने कुछ बनाया, कुछ बिल्ड किया और वो कहीं पर हमें जा कर के शो होने लगा। वो कहीं पर भी डाटा उसका शो नहीं होता है। आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है। तो हम एपीआई कंट्रोलर्स जैसे जैसे हम डिज़ाइन करते जाएंगे, एक टाइम आएगा जब हम उसे वेरीफाई करेंगे पोस्टमैन के थ्रू, और फिर उसमें एरर आएगा, फिर हम एरर हैंडलिंग करेंगे। और एरर आना तो नॉर्मल सी बात है, एरर आ रहा है मतलब अच्छी बात है, लेकिन एरर को आपको हैंडल करना आना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि एरर को रीड करना। हम एक लेक्चर में बहुत सारा एरर करेंगे, फिर उसे देखेंगे कि इस टाइप का अगर एरर हो तो एरर का जो एरर आता है वो किस टाइप से एरर आता है, ताकि हम समझ पाएँ। पहला लेक्चर में हम वही क्या करेंगे, गिटहब पर जाएँगे, एक रिपॉजिटरी इनिशियलाइज़ करेंगे और उसे क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद फ़ोल्डर बनाना स्टार्ट करेंगे, कंट्रोलर्स, मिडलवेयर और राउट के बारे में। और इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कंट्रोलर क्या होते हैं, क्योंकि देखिए बैकएंड बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। जैसे कि कंट्रोलर, तो कंट्रोलर में आप कभी भी आप मिडलवेयर का कंसेप्ट वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। हर एक फ़ोल्डर का अपना अलग-अलग वर्क होता है इस बैकएंड में। तो आप जैसे राउट हो गया, तो राउट में केवल और केवल राउटिंग ही लिखा जाएगा। ये हम पढ़ेंगे कि कंट्रोलर क्या होता है, मिडलवेयर क्या होते हैं, मिडलवेयर कहाँ यूज़ होते हैं, राउट क्या होता है, राउटिंग का कंसेप्ट क्या होता है। और फिर हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे यूजिंग एक्सप्रेस। ये लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब लेक्चर नंबर 2 में हम राउट कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये डिफरेंट है फ्रंट एंड वाले राउटिंग से। फ्रंट एंड वाला अगर आप राउटिंग पढ़ कर के आए हैं तो फ्रंट एंड वाले से ये डिफरेंट है थोड़ा। और इसमें हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। डेटाबेस हमारा मोंगोडीबी होने वाला है, और वहाँ से हम जाएंगे वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और वहाँ से जा कर के हम मोंगोडीबी का एपीआई की लेंगे। उसे हम फिर अपने डॉट ई फ़ोल्डर में, देखिए यहाँ है ना, डॉट ई फ़ोल्डर में रखेंगे। डॉट ई फ़ोल्डर में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा सिक्योर रहता है। जब भी आप गिट पुश करते हैं तो ये डाटा जो होता है आप गिटहब पे पुश नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं पुश होता है, ज़रूरी समझिए। कि अगर मान लेते हैं कि आपने मोंगोडीबी का एपीआई की लिया और आपने गिट पुश कर दिया और वो जा कर के आपके गिटहब पे चला गया, तो वहाँ पर न जाने कितने लोग आपका डाटा मिसयूज़ करेंगे उस एपीआई की का। इसलिए यहाँ पर रखना सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से गिट पुश करने पर ये डाटा आपके गिटहब पर पुश नहीं होता है, ये यहीं का यहीं सेफ सेफ पड़ा रहता है। और ये लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 2 में हमने राउटिंग का कंसेप्ट देखा और हमने डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड कर लिया। अब डेटाबेस बन चुका है। अब आगे चलते हैं, हम मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स बेसिकली क्या होता है, मॉडल्स एक डेटाबेस का ब्लूप्रिंट होता है। देखिए, डेटाबेस में आप ऐसे ही डाटा ले जा कर के रख नहीं सकते हैं। भाई रखने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए स्टोर ना, कि डेटाबेस कनेक्शन हो गया, अब डाटा हम भेजने लगे। तो उसके लिए हमारे पास स्कीमा होते हैं। स्कीमा मतलब ऐसे समझ लीजिए कि फॉर्म। फॉर्म मतलब क्या होता है कि अगर आप कॉलेज गए होंगे, कॉलेज तो गए ही होंगे, कॉलेज में एक फॉर्म मिलता है जब आप रिपोर्टिंग के टाइम पे जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा डिटेल्स रहता है कि आपका नेम क्या है, नेम के आगे खाली छोड़ दिया रहता है कि आप यहाँ पर फिल करिए। उसी टाइप से ये स्कीमा होता है। स्कीमा मतलब होता है कि फॉर्म, वो भी खाली फॉर्म, जैसे यूज़र स्कीमा। तो यूज़र स्कीमा के नाम से आपके दिमाग में क्या आने लगा कि यूज़र का ही ये फॉर्म है, और ये क्या है, सेलर का फॉर्म है, और ये प्रोडक्ट का फॉर्म है, ये कार्ट का फॉर्म है। फॉर्म का मतलब हो गया जिसे हमें फिल करना हो, अभी वो फॉर्म खाली है। जैसे यूज़र हो गया, यूज़र का फॉर्म है, तो उसे यूज़र क्या क्या भर सकता है सोचिए। यूज़र अपना ईमेल आईडी देगा, नाम देगा और मोबाइल नंबर दे सकता है, और जो भी सारे डिटेल हमने मांग रखे होंगे वो सब जा कर के वहाँ पर फिल करेगा। और इन्हीं फॉर्म को हम क्या करेंगे, ये फॉर्म तो हम अपने घर ले नहीं जाएंगे, इन्हीं फॉर्म को हम क्या करेंगे, डेटाबेस में भेज देंगे कि जाओ भाई तुम डेटाबेस में सेव रहो, और जब भी हम आएंगे लॉगिन के टाइम पर, हम जब भी तुमसे मांगें
हमको तुम वापस कर देना वो डाटा पूरा, ताकि समझ पाए कि नहीं यूज़र पहले से ही लॉगिन है। तो यही बेसिकली यूज़ होता है इसका। और ऐसा समझिए कि ये यूज़र एक फॉर्म है। यूज़र ने अपना फॉर्म कहाँ भर दिया? मॉडल में। मॉडल को एक ऐसा समझिए कि एक डिब्बा है और ये फॉर्म है सभी के सभी। और ये जितने भी फॉर्म हैं सब के सब कहाँ रखे गए हैं? मॉडल नाम के डिब्बे में। मॉडल नाम के डिब्बे में रखे गए हैं सब के सभी फॉर्म्स। और जब भी हमको ज़रूरत पड़ता है हम यहीं से मांग लेते हैं। और ये डिब्बा जो रखा हुआ है डेटाबेस में रखा हुआ है। बस बात यही इसके आगे हम जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। कनेक्शन फ्रॉम डेटाबेस तो यही है जो इस कनेक्शन रखता है डेटाबेस से। आगे चलते हैं अब, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। अब चलते हैं हम HTTP स्टेटस कोड के बारे में। देखिए, हमने क्या किया अभी तक कि डेटाबेस कनेक्शन कर लिया। अब हमने फॉर्म भी बना लिया है। अब हमको क्या करना है? अब उस फॉर्म में हमको डेटा फिल करना है। तो देखिए, HTTP स्टेटस कोड क्या होता है? हमारे और आपके बीच में बात करने के लिए हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब जैसे कोई कंट्रोलर है, एपीआई बिल्ड हो गई है, तो वो अगर बात करना चाहता है तो वो कोड के लैंग्वेज में बात करता है। कोड मतलब हो गया 400। अगर 400 भेज दिया तो उसका अपना अलग एक कुछ रिस्पॉन्स होता है कि अगर सर्वर ने 400 भेजा है तो इसका मतलब ये होता है। कुछ स्टैंडर्ड सेव होते हैं पहले से ही। अगर उसने 300 भेजा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर बात है। वो अगर आपको पहले से ही नहीं पता रहेगा तो आप मान लेते हैं कंट्रोलर डिज़ाइन किए, आपने भेजा और उधर से 300 आ गया, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर सर्वर कहना क्या चाहता है। तो आपको सर्वर की लैंग्वेज समझने के लिए स्टेटस कोड समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पीआई बिल्ड करते समय इसका यूज़ अच्छे से करेंगे। डेटाबेस ऑपरेशन की, देखिए, डेटाबेस ऑपरेशन क्या होता है अच्छे से समझते हैं। क्योंकि जब जब भी हम कोई यूज़र मांग रहे होते हैं, जैसे देखिए नीचे करते हैं। अगर ये यूज़र है, डेटाबेस से हम मांगे कि भाई मेरा तुम जो भी डिटेल्स है दे दो, तो भाई पूछेगा ना कि यार तुम मुझे किस बेस पर हम तुमको दे दें? तुम कुछ दोगे, कुछ प्रूफ दोगे तब तो हम तुमको दे पाएंगे ना। तो यही है कि हम किस किस प्रकार से हम मांग सकते हैं। अब एग्जांपल समझिए कि किसी का मोबाइल खो गया और किसी ने मोबाइल उसको पा लिया है। जैसे कि मान लेते हैं एक ये बंदा है और ये यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। इसका मोबाइल खो गया है बेचारे का और ये मोबाइल पा गया है, ठीक है। और ये इसके पास आया कि भाई आपने मोबाइल पाया है? कहा कि हाँ मैं तो पाया हूँ, लेकिन ये बताओ कि उस मोबाइल की बता दो भाई कि मैं जान पाऊँ कि ये तुम्हारा ही है, तो मैं तुमको दे दूँ। तो ये बोलेगा कि भाई देखो वो ब्लैक कलर की थी, तो कह रहा ब्लैक कलर की तो हर मोबाइल होती है। और कुछ बताओ, तो कहेगा कि उसका वॉलपेपर ये था। और कुछ ज़्यादा बता पाएगा तो बता पाएगा कि इसका पासवर्ड ये था, तो बोलेगा हाँ हाँ ये बात सही है, तुम अगर पासवर्ड बता दो तो मैं तुमको वो मोबाइल दे दूंगा। ठीक उसी टाइप से ये ऑपरेशन क्या होता है कि ऑपरेशन कि अगर हम डेटाबेस में से डाटा अगर मांग रहे हैं तो हम किस बेस पे मांग रहे हैं। चार टाइप्स के जो मेनली हम यूज़ किए हैं डेटाबेस में। तो इसमें देखिए, डेटाबेस से अब हम बता रहे हैं कि हमने ये डाटा दे रहे हैं क्रिएट करने के लिए। तो सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब रीड हो, यू का मतलब अपडेट होता है, डी का मतलब डिलीट होता है। अब आगे चलते हैं। अभी हम फोकस करते हैं केवल और केवल रोड मैप पे। लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम डिज़ाइन करेंगे कंट्रोलर्स एपीआई। अब यहाँ पर हम एपीआई कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे और हम एचटीटीपी स्टेटस कोड यहीं पर यूज़ करेंगे। क्योंकि ये एपीआई है, ये रिक्वेस्ट लेता है फिर रिस्पॉन्स देता है। और इसमें इसके साथ ये कुछ स्टेटस कोड भी देता है। और इसमें हम दो कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे। एक लॉगिन कंट्रोलर, क्योंकि लॉगिन कंट्रोलर डिज़ाइन करते समय हमें मिडिलवेयर का यूज़ नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई यूज़र पहली बार जब लॉगिन करता है तो उसी के साथ साथ टोकन भी बन जाता है। अब टोकन के कंसेप्ट को हम उसी लेक्चर में कवर करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि हम लेक्चर नंबर 5 में टोकन्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और साइन अप कंट्रोलर भी डिज़ाइन करेंगे कि अगर डाटा फ्रंट एंड से आ रहा है तो वो किस तरीके से डेटाबेस में सेव हो जाता है। क्योंकि जब हम साइन अप करते हैं तो जो भी फ्रंट एंड से डाटा आया हुआ होता है उसे हम डायरेक्ट डेटाबेस में भेज देते हैं, तभी तो डेटाबेस में सेव रहता है। और जब हम लॉगिन कर तो लॉगिन ईजिली हो जाता है क्योंकि डेटाबेस में वो डाटा हमारा सेव रहता है। लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम ऑथ मिडिलवेयर के बारे में पढ़ेंगे।
अब देखिए मिडिलवेयर का कंसेप्ट यहीं पर आ गया। देखिए मिडिलवेयर एक सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी मतलब कि मान लेते हैं कि अगर आप कहीं पर रास्ते पर जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, एक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा है कि ये बस केवल चेक करता है कि आपके पास लाइसेंस है, बोलेगा हाँ है। आपके पास हेलमेट है, बोलेगा हाँ है, जाओ। अगर आपके पास लाइसेंस है बट हेलमेट नहीं है, तब तो नहीं जाने देगा, कहेगा वापस जाओ, जाओ हेलमेट लगा करके आओ। उसी टाइप से हमारा मिडिलवेयर होता है। जैसे कि मिडिलवेयर ये चेक करता है कि आप ऑथेंटिकेट हैं कि नहीं हैं। ऑथेंटिकेट मतलब आपके पास टोकन है कि नहीं है। और टोकन का कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे हम डिटेल में। मिडिलवेयर इतना करता है कि जब कोई यूज़र आ रहा होता है बैक एपीआई को हिट करने के लिए, तो उसी बीच में आता है, पूछता है कि भाई तुम लॉगिन हो कि नहीं हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप एड टू कार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप एड टू कार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऑथ मिडिलवेयर आता है कि जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है, तब तक आप एड टू कार्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक लॉगिन नहीं है, तब तक एड टू कार्ट नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ये यही लॉगिन सिक्योरिटी का काम करता है। अब एपीआई एरर हैंडलिंग, इसमें हम ऊप्स का कंसेप्ट यूज़ किए हैं। इसमें एपीआई रिस्पॉन्स के बारे में हम देखेंगे कि एपीआई रिस्पॉन्स को कैसे हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न पर जा कर के हम इसको रिस्पॉन्स दे रहे होंगे एपीआई का, और एपीआई के एरर को हैंडल करेंगे, जिससे कि कोड बेस भी कम रहे और फ्रंट एंड वाले जो भी इंजीनियर रहेंगे उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। थोड़ा अच्छे लेवल पर है, जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं यूज़र एक्शन के बारे में। जैसे यूज़र क्या क्या एक्शन कर सकता है। यूज़र अपना प्रोफाइल फेच करता है, और सेलर फॉर्म फिल कर सकता है, और ओटीपी सेंड करता है, ओटीपी वेरीफाई कर सकता है। तो अब यूज़र के एक्शन, जैसे यूज़र एक्शन परफॉर्म करता है कहाँ से, फ्रंट एंड, तो हमको यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स भी उसको देना होता है। वो बोला कि भाई मेरी प्रोफाइल लाओ, मैं कहा ये ले, तेरी प्रोफाइल गई उधर, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो उन्हीं रिस्पॉन्स को हम कहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, हम कंट्रोलर में डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि अब क्रिएट सेलर, जैसे यूज़र ने सेलर फॉर्म भरा, उसे क्रिएट सेलर बना देते हैं। और सेंड ओटीपी एंड वेरीफाई, देखिए इसे हम ट्यूलियो की एपीआई के लेंगे लेक्चर नंबर 7 में। और यहाँ पर हम ओटीपी सेंड ओटीपी और वेरीफाई ओटीपी, दो कंट्रोलर्स डिज़ाइन करेंगे। पहले रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए हमने स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में देखा कि किस तरीके से हम एक अपना रिपोजिटरी गिटहब से इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसमें फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर कंट्रोलर्स, राउट्स के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। फिर हमने स्कीमा डिज़ाइन किया, एचटीटीपी स्टेटस कोड के बारे में जाना कि क्या होता है एचटीटीपी स्टेटस कोड। फिर हमने दो कंट्रोलर्स को डिज़ाइन कर किया। फिर हमने एक मिडिलवेयर डिज़ाइन किया, ऑथ मिडिलवेयर। और एरर हैंडलिंग इतना ज़्यादा स्मूथ होने वाला है कि इसको आप देखने के बाद डिबगिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। अब तो 2 मिनट तो हो गया होगा, आगे चलते हैं हम। अब आते हैं लेक्चर नंबर 8 में। देखिए लेक्चर नंबर 7 में हमने यूज़र के एक्शन के बारे में बात किया, और लेक्चर नंबर 8 में भी हम यूज़र के एक्शन को लेकर के आगे हैंडल करेंगे। यूज़र ने क्या किया कि अपना प्रोफाइल को फेच किया, और सेलर फॉर्म फिल किया, और उसने ओटीपी भी वेरीफाई कर लिया। अब वो क्या करेगा, अपना प्रोफाइल पिक्चर ही अपलोड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपलोड मिडिलवेयर एक डिज़ाइन करेंगे, जो जिससे हम मल्टर का यूज़ करेंगे। मल्टर का यूज़ बेसिकली तब किया जाता है जब हम किसी फ़ाइल को अपलोड करना हो, या फिर किसी पीडीएफ को अपलोड करना हो, तो इसका यूज़ किया जाता है। एक कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमें प्रोफाइल का जो पिक्चर है उसे हमें क्लाउडनरी पर सेंड करना है। तो क्लाउडनरी पर सेंड करने के लिए भी तो हमारे पास कंट्रोलर होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर भेज सके। देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है क्लाउडनरी का, जब हम अपलोड करते हैं प्रोफाइल पिक्चर, तो उसके पास कोई यूआरएल नहीं होता है, नहीं तो ऐसे ही ले जाकर डेटाबेस में सेव कर दें। जब हम अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं, तो क्लाउडनरी पे जाता है, वहाँ से वो क्लाउडनरी यूआरएल रिटर्न करता है वापस, और यूआरएल फिर जा कर के हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है। लेक्चर नंबर 9 में हमने यूज़र के सारे एक्शन को डिज़ाइन कर लिया है। अब बात आती है इसे वेरीफाई करने की, क्योंकि सभी एपीआई को टेस्ट करना भी तो ज़रूरी होता है। अब लेक्चर नंबर 9 में हम पोस्टमैन को इंस्टॉल करेंगे, उसके एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे कि कब गेट का यूज़ किया जाता है, कब पोस्ट का, कब पुट का यूज़ किया जाता है। और हम सभी के सभी एपीआई को टेस्ट करेंगे। एपीआई को टेस्ट करते समय एरर एक नॉर्मल सी बात है।
एरर तो आएगा ही आएगा। और इसमें आपको पेशेंस रखना होगा कि एरर आए तो उसे अच्छे से हम रीड कर पाएँ कि एरर किस फ़ाइल में आई है। क्योंकि ये हो सकता है कि मेरा एरर कुछ और आए और आपका एरर कुछ और आए। क्योंकि हम थोड़ा बहुत कहीं पर गलती किए होंगे, तो मेरा कहीं और पे एरर आएगा। आप देख कर के ही टाइप करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपका एरर कहीं और आने लगे और फिर हम उसे प्रॉपर्ली डिबगिंग करेंगे और फिर वो रन होने लगेगा। तो यहाँ तक एपीआई टेस्टिंग अच्छे से हो जाएगी। अब हम चलेंगे लेक्चर नंबर 10 में। अब हम कार्ट एक्शन को हैंडल करेंगे। कार्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, गेट कार्ट करेंगे और अपडेट कार्ट करेंगे और रिमूव कार्ट। अपडेट कार्ट में हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बटन होते हैं कि जब भी यूज़र इंक्रीज़ बटन करता है, क्वांटिटी कैसे बढ़ जाती है बैकएंड में। और रिमूव कार्ट जब भी यूज़र सेलेक्ट करे तो उसके डाटाबेस में से उस कार्ट को हटा देना है। कैसे डिज़ाइन करना होता है उसे भी हम इसी कंट्रोलर में समझेंगे। अब लेक्चर नंबर 11। अब लेक्चर नंबर 11 में हम सेलर एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यूज़र के एक्शन कंप्लीट हो चुका है और कार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब चलते हैं सेलर के एक्शन के बारे में। सेलर कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है? वो भी गेट सेलर, वो अपने प्रोफाइल को फेच करेगा। और क्रिएट प्रोडक्ट, वो अपना प्रोडक्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा। जो भी डाटा फ्रंट एंड से आया रहेगा उसे डेटाबेस में सेव करने का काम करेगा ये जो कंट्रोलर है, ताकि जब भी दोबारा यूज़र अपना गेट प्रोडक्ट करे तो वो डाटाबेस में से उसे लेकर दिखा सके जो प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है। डाटाबेस में अगर वो सेव ना करे तो यहाँ से गेट प्रोडक्ट करने पर सेलर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 12। देखिए, अब हम यहाँ पर एक मिडलवेयर डिज़ाइन करेंगे। अपडेट प्रोडक्ट में जो सेलर है अपने प्रोडक्ट को एडिट कर सके एडिट कर सके एंड डिलीट भी कर सके। ये डिलीट प्रोडक्ट डाटाबेस में से सारे डाटा को डिलीट कर देता है। अब बात करते हैं हम एडमिन के एक्शन के बारे में। देखिए, एडमिन के तो 3 एक्शन हैं। इसको एक एक होमवर्क में हम देंगे, बताते हैं कौन सा होमवर्क रहेगा आपको। कि मिडलवेयर का मेन पर्पस होता है कि हम सिक्योरिटी बढ़ाते जा रहे हैं कि एडमिन उस काम को केवल और केवल एडमिन ही कर सकता है। देखिए, अगर गेट यूज़र किए, गेट ऑल सेलर किए, ये तो यहाँ तक तो ठीक रहा। देखिए, एडमिन के पास अथॉरिटी इतनी ही होनी चाहिए क्या कि वो ऑल यूज़र को एक्सेस कर सके, ऑल सेलर को एक्सेस कर सके? नहीं है। उसके पास यह भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि इन दोनों को चाहे तो वो डिलीट भी कर दे। तो आपको यहाँ पर फ्रंट एंड में एक ऐसा डिलीट बटन ऐड करना होगा जिसको क्लिक करते ही यूज़र डिलीट हो जाए और सेलर में हो तो सेलर डिलीट हो जाए। तो ये है आपका होमवर्क। आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप इसे अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, डिलीट बटन इसमें आप ऐड करेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर है एडमिन एक्शन के बारे में। एडमिन एक्शन पेंडिंग सेलर करे और उसे अप्रूव कर दे। हमारे पास पेंडिंग सेलर है, उसे वो एक्सेस फिर बाद में वो अप्रूव करता है। अप्रूव्ड में इज़ वेरीफाइड ट्रू कर देता है, जिसके कारण सेलर अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। अब लेक्चर नंबर 15, ये लास्ट लेक्चर है बैकएंड का, जिसमें हम सभी एपीआई को टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के थ्रू। आप समझ ही चुके हैं। तो इसमें एरर आना तो कॉमन सी बात है कि एरर आएगा और हम इसे अच्छे से डिबगिंग करेंगे। रिक्वेस्ट जब यूज़र दे तो उसे अच्छे से हैंडल कर पाएँ। अब चलते हैं बैकएंड से इंटीग्रेशन की तरफ। हमने फ्रंट एंड बनाया है, थोड़ा वहाँ पर छोड़ दिया है। बैकएंड को हमने कम्प्लीटली डिज़ाइन किया। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पार्ट में। ये इंटीग्रेशन पार्ट है, इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे। बैकएंड से डाटा आएगा और उसे हम फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे कि फ्रंट एंड का जो डाटा है उसमें काफ़ी सारे हमने बहुत जगहों पर हमने डमी डाटा को यूज़ किया हुआ है। उस डमी डाटा को डिलीट करना है। एक इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा बैकएंड का जो सर्वर है वो अलग पोर्ट पे रन हो रहा है और जो फ्रंट एंड है वो अलग सर्वर पे रन हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो रिक्वेस्ट आते हैं वो यूआरएल के थ्रू ही आते हैं। तो जब भी हम फ्रंट एंड में रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फ्रंट एंड के यूआरएल पर ही रिक्वेस्ट जाती है। और हमारे पास ये टास्क है कि उस रिक्वेस्ट को हम बैकएंड के सर्वर पर लाएं, ताकि जब हम रिस्पॉन्स सर्वर करें तो फ्रंट एंड तक पहुंच पाए। उसके लिए हम दो चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं और एक्सियोस का। जिसके कारण से ये जो फ्रंट एंड का जो अलग पोर्ट, दोनों के दोनों अलग पोर्ट पे रन हो रहे हैं, फ्रंट एंड का जो रिक्वेस्ट है वो बैकएंड सर्वर पर लाने का काम करता है प्रॉक्सी।
इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का जो पुल का काम करता है ये प्रॉक्सी होता है। फ्रंट एंड का रिक्वेस्ट बैक एंड के सर्वर तक आ पाती है। फ्रंट एंड की भी एपीआई होती है, वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। देखिए, इसमें फ्रंट एंड की एपीआई क्या काम करता है कि वो डाटा को सर्वर से कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमने फ्रंट एंड से हमने कुछ डाटा को सेंड किया, तो वो सर्वर तक पहुंचेगा कैसे? कोई लेकर तो जाएगा नहीं। तो ये जो डाटा है वो ले जाने का काम कौन करता है? एपीआई करते हैं। जब सर्वर तक आ गया तो ये ये काम करता है कि फ्रंट एंड के सर्वर से बैक एंड के सर्वर तक पहुंचाता है। समझ में आ गया बात? चलिए लेक्चर नंबर 2। अब देखिए क्या हुआ कि डाटा, जो भी हमारा कार्ट का डाटा है और प्रोडक्ट का डाटा है, वो दोनों के दोनों डाटा हमारे बैकएंड से आने लगे। जब एपीआई हमने क्रिएट कर लिया तो डाटा हमारे सर्वर से आने लगा, और जब बैकएंड से डाटा आने जाने लगा तो अब हम एक ग्लोबल स्टोर बनाएंगे। हम एक ऐसा ग्लोबल स्टोर बनाते हैं जिससे कि हर एक फ़ोल्डर डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो एक कार्ट कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे जिससे कि हम इसके डाटा को हर एक फ़ोल्डर में हम एक्सेस कर सकें। और एक प्रोडक्ट कॉन्टेस्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट का जो डाटा है वो हर एक फ़ोल्डर में एक्सेस कर सकें। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एड टू कार्ट है। एड टू कार्ट हमको कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा? एड टू कार्ट एक तो हमें प्रोडक्ट पे ज़रूरत पड़ेगा, जब वो प्रोडक्ट नीचे जब शो हो रहा होता है। एक तब ज़रूरत पड़ेगा जब प्रोडक्ट एक बड़े पेज में दिखने लगेगा, तब पर भी वहाँ पर एड टू कार्ट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमें मल्टीपल टाइम्स उसी डाटा को जब हमें लेना रहता है, तो एक हम ग्लोबल डिज़ाइन कर देते हैं कि जिस फ़ोल्डर में चाहो उस फ़ोल्डर में इस डाटा को ले सकते हो, और जितनी बार चाहो उतनी बार ले सकते हो यहाँ से। लाइक गोडाउन, मंडी। समझ में आया कुछ? नहीं आया? कोई बात नहीं है। इसे हम जब कंप्लीट पढ़ रहे होंगे तभी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ, क्योंकि एक रोड मैप हमें पढ़ना है, ना कि पूरा डिटेल में। तो आगे चलते, ऑल डीबी प्रोडक्ट, जो जितने भी डेटाबेस से प्रोडक्ट आ रहे होंगे वो होम पेज पर शो होने लगेंगे। और लॉगिन और साइन अप प्रॉपरली वर्क करने लगेंगे। बेस एक्सेस भी मिलने लगेगा कि अगर वो यूज़र है तो यूज़र डैशबोर्ड मिलेगा, सेलर है तो सेलर डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होगा, अगर वो एडमिन है तो एडमिन पेज पर वो रिडायरेक्ट होने लगेगा। कार्ट एक्शन में जो भी वर्क होगा वो अच्छे से वर्क करने लगेगा, जैसे अपडेट कार्ट, रिमूव कार्ट, एड टू कार्ट, ये सारे डिटेल अच्छे से फंक्शन वर्क करने लगेंगे। लेक्चर नंबर 4 में आते आते अब चलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। अब देखिए, हमने कार्ट को पढ़ लिया और लॉगिन साइन अप अच्छे से वर्क करने लगे, जिससे कि हमें यूज़र डैशबोर्ड, सेलर डैशबोर्ड और एडमिन डैशबोर्ड मिलने लगा। अब सेलर की बारी है कि सेलर भी एक्शन परफॉर्म करे तो वो भी वर्क करे। तो चलिए देखते हैं। जब सेलर अपना प्रोफाइल को अपडेट करे, प्रोफाइल फ़ोटो पिक्चर अपलोड कर सकता है, ओटीपी वेरीफाई करे और सेलर फॉर्म सबमिट करे, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क करें। लेक्चर नंबर 5 आते आते ये सारी चीज़ें वर्क करने लगेंगी। अब लेक्चर नंबर 6 में हम सेलर एक्शन को अच्छे से प्रॉपरली वर्क करा देंगे। देखिए, सेलर क्या कर सकता है कि एक सेलर प्रोफाइल फेच कर सकता है और अपना प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट को एडिट और डिलीट भी कर पाएगा। लेक्चर नंबर 6 में अब आता है एडमिन एक्शन के बारे में। इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है एडमिन एक्शन, लेक्चर नंबर 7। इसमें प्रॉपर वर्क करने लगेगा। एडमिन के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सभी यूज़र को, सभी सेलर को वो एक्सेस कर सके, और जो सेलर अप्रूव्ड नहीं है उसे वो फेच करके वो अप्रूव कर सके। अभी हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, थोड़ा अच्छा है, बाकी हम ऑप्शनल रखेंगे कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसे देखें। बाकी मेरा काम है बताना, मैं तो बताऊंगा ही इसे। देखिए, इसमें हम 3GS पढ़ेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3GS पढ़ेंगे और इसमें हम 3D प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। बैकएंड में आएंगे, एपीआई चैटबॉट कंट्रोलर लिखेंगे और यूआई डिज़ाइन करेंगे। एआई सर्च इंजन डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि अगर कोई यूज़र सर्च करता है और वहाँ पर जो नीचे रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट के नाम कि आप ये सर्च करना चाह रहे हैं, क्या ये सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो उन सभी डिटेल्स को वो एआई की हेल्प से वो नीचे रिकमेंड कर सके। देखिए, मैंने इसे पहले ही बताया कि पेड मिलता है, तो इसके लिए आपको यूपीआई से नहीं हो पाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, और ये $5 का मिलता है। $5 मतलब लगभग 400 450 के ऊपर ही मिलेगा ये लगभग। देखिए, पेमेंट गेटवे हमने ऐड किया हुआ था, उसमें बैंक के डिटेल्स वगैरह सब कुछ लग रहा था, इसलिए हमने इसे हटा दिया, क्योंकि ये लगभग हमारा 60 लेक्चर में चला जा रहा था, इसलिए हमने इसे हटा दिया। और देखिए, यहाँ पर सीएसएस हमने
टेलविंड सीएसएस का यूज़ नहीं किया हुआ है। क्लास नेम इतना ज़्यादा देना पड़ रहा था कि कोड थोड़ा हैवी और समझाने में कंफर्टेबल नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं समझेंगे, इसके हम डॉक्यूमेंट सीख लेंगे पढ़ना कि डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ा जाता है टेलविंड का, कि वो तो टेलविंड को मास्टर करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए। जो ये सीएसएस है, हम सीएसएस भी इस प्रोजेक्ट में नहीं पढ़ने वाले हैं। गिटहब अकाउंट पे वहाँ पे सीएसएस की फ़ाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से कॉपी करके आप अपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट की जो एप डॉट सी एस एस होती है उसी फाइल में ला करके उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए सी एस एस की फ़ाइल थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि हमने पेमेंट गेटवे भी ऐड किया हुआ था, तो वहाँ पे ऑर्डर वगैरह की सब सी एस एस जुड़ गई हैं, क्योंकि हमने इसे तो डिलीट कर दिया लेकिन सी एस एस को ये डिलीट नहीं किया। बाकी ये जो टाइपिंग नोट्स हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ टाइपिंग नोट्स आपको हर पार्ट के लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा। फ्रंट एंड का फ्रंट एंड वाले लास्ट लेक्चर में और बैक एंड का बैक एंड वाले लास्ट लेक्चर में पीडीएफ टाइपिंग नोट्स मिल जाएगी आपको। और जो हर स्लाइड का नोट्स है आप वहाँ से जा कर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, क्योंकि अब हम लोगों ने पूरे रोड मैप को अच्छे से देख लिया है जो भी हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो फुल स्टैक बिल्ड हो चुकी है रोड मैप के थ्रू। बाकी अभी हमें उसे एक्चुअल में बिल्ड करना बाकी है। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहा और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, राधे राधे।